दोस्तों, एक लड़का के लिए सजा होनी थी। फिर जेलर उस लड़का की अंतिम इच्छा पूछते हैं कि तुम्हें परसों सजा हो जाएगी, यानी कि तुम्हें परसों फांसी की सजा हो जाएगी, तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करी जाएगी। जेलर कहता है कि जब किसी को फांसी होनी होती है तो उसकी इच्छा जिस काम के लिए करती है, या उसकी जो इच्छा खाने पीने की हो या किसी से मिलने की हो, वो इच्छा पूरी की जाती है। तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ, आखिर तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम किससे मिलना चाहते हो या किसी से कुछ कहना चाहते हो, तो तुम अपनी इच्छा बताओ। जेलर की ऐसी बात सुनकर वो लड़का सोचता है, विचार करता है। तब वह जेलर से कहता है, अगर साहब मेरी एक इच्छा है, अगर आप उसे पूरा कर सकें तो मैं अपनी अंतिम इच्छा बताऊं। तो जेलर कहते हैं, बताओ आखिर तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? फिर वो लड़का जेलर साहब से कहता है, साहब मुझे अपनी पत्नी से एक बार मिलना है और मुझे एक रात उसके साथ बितानी है, उसके साथ में मुझे एक रात के लिए सोना है। अगर आप मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो कर दीजिए। दोस्तों, फिर जेलर साहब उसकी पत्नी के लिए एक पत्र भिजवाते हैं, अपने नौकर को भेजते हैं और उसके घर एक फरमान भिजवाते हैं। उसकी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारे पति की अंतिम इच्छा है तुमसे मिलने की, तो तुम जेल में अपने पति से मिलने के लिए आ जाना। दोस्तों, जब उसकी पत्नी ये बात सुनती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है और वो भागी भागी दौड़ी दौड़ी दूसरे दिन सुबह जेल अपने पति से मिलने आ जाती है। तो दोस्तों, आइए इस घटना के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माधुरी राजपूत। आप सभी दर्शकों का मेरे इस नए एपिसोड में फिर से स्वागत। दोस्तों, आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देना और हमारी ये कहानी अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि दोस्तों ये घटना इतनी दिल दहलाने वाली है, अगर आपने सुन लिया तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की, जिसमें दो मित्र रहते थे। वो एक ही साथ खेलते कूदते से उनका बचपन एक ही साथ बीता था, एक ही साथ वो बड़े हुए। दोनों मित्रों का नाम था, एक का नाम था सुबोध और एक का नाम था प्रमोद। ये दोनों अपने जीवन में एक ही कॉलेज में पढ़े थे और अपने जीवन में एक ही साथ आगे बढ़े थे। और जब ये बाहर कमाने के लिए गए दोनों मित्र, तो एक ही कंपनी में जॉब करने लगे थे। फिर ये दिल्ली जाकर एक ही कंपनी में काम करने लग जाते हैं, अच्छी जॉब करने लग जाते हैं। सुबोध और प्रमोद जब एक ही कंपनी में काम करते हैं तो उसी कंपनी में एक लड़की काम करती होती है, एक लड़की भी उसी कंपनी में जॉब करती है, जिससे सुबोध की दोस्ती हो जाती है। सुबोध की दोस्ती हो जाती है और वो लड़की की और सुबोध के बीच में एक दोस्ती वाला प्यार जागृत हो जाता है। भाई एक दूसरे के साथ में टिफिन शेयर करने लगते थे। जब लड़की ड्यूटी आती थी तो वो अपना टिफिन लेके आती थी और सुबोध इधर से अपना टिफिन लेकर जाता था। तो वो दोनों लोग आपस में अपना खाना शेयर कर लेते थे, अपना टिफिन शेयर कर लेते थे और साथ ही बैठकर खाते थे। तो प्रमोद ये सब चीज देखता रहता था और एक दिन प्रमोद ने विचार किया, वो भी सुबोध से कहता है, सुबोध मेरी भी इस लड़की से बात करा दो, मैं भी इससे बात करना चाहता हूँ, मुझे भी इससे मिलना है। तब सुबोध ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे मना कर देता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी बॉयफ्रेंड ये नहीं चाहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ शेयर करूं, और ना ही कोई करेगा। तो सुबोध ने भी प्रमोद को मना कर दिया कि वो मेरी दोस्त है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर सुबोध और प्रमोद के बीच में उसी दिन से नफरत पैदा हो जाती है। प्रमोद सुबोध से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगता है और उसी नफरत के चलते वो सुबोध से दूरियां बना लेता है और उससे दूर हो जाता है। लेकिन एक दिन सुबोध जब अपनी कंपनी में ड्यूटी करने के लिए गया था और वो लड़की भी उधर से ड्यूटी करने आई थी, उस लड़की के बीच और सुबोध के बीच में वार्तालाप हुआ। बैठकर जब वो खाना खाते थे लंच के समय, तो उन दोनों में बातचीत हुई और वो लड़की सुबोध से कहती है, उस लड़की का नाम होता है शोभा। शोभा सुबोध से कहती है
कि हम तुम्हारे कमरे पे आएंगे और तुम्हारे साथ खाना पीना चाय पानी करेंगे। सुबोध उस लड़की के लिए मना नहीं करता है क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त होती है, तो वो मना नहीं करता है और वो लड़की उसके रूम पर आने के लिए तैयार हो जाती है। और प्रमोद ये सब सुनता रहता है और देखता भी है। जब उसके मन में ये अश्लील बातें उत्पन्न हुई, अगर शोभा सुबोध के रूम पर आएगी तो मैं भी उसके रूम पर जाऊंगा और उसके साथ में बैठकर बातें करूंगा और उसके साथ जबरदस्ती भी कर लूंगा। मैं अपनी मन की इच्छा पूरी कर लूंगा, मैं अपनी हवस बुझा लूंगा। वो लड़की सुबोध के आने से पहले ही उसके रूम पर पहुंच जाती है और वहां पर प्रमोद मौजूद होता है। जब प्रमोद मौजूद होता है, फिर प्रमोद और शोभा के बीच में वार्तालाप होता है। वार्तालाप होते होते वो प्रमोद होता है जो अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है और उसके साथ में जबरदस्ती करने लगता है। उसे बेड पर डालकर उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसका बलात्कार करता है। और बलात्कार करने के बाद में जब उसकी हवस की प्यास बुझ जाती है, उसकी इच्छा भर जाती है, तो शोभा को वो गला घोंटकर मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। और इधर जब सुबोध रूम पर आता है अपनी ड्यूटी करके, कंपनी से जब बाहर शाम के लिए आता है 8 बजे, तो वो आकर देखता है कि शोभा की लाश उसके बेड पर पड़ी है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि वो अपने मित्र पर इतना भरोसा करता था। उसे अपने मित्र प्रमोद से इतने बड़े विश्वासघात की जानकारी भी नहीं थी। जब प्रमोद उस लड़की को गला घोंटकर मार जाता है, उसकी हत्या कर देता है, और जैसे ही सुबोध रूम पर आता है, देखता है कि शोभा तो मेरे ही रूम पर बेड पर मरी पड़ी है। और प्रमोद ये मौका देखता है, वो जल्दी से पुलिस के लिए कॉल कर देता है कि सर ऐसे ऐसे फलाने रूम में एक लड़की की लाश पड़ी है। और सुबोध को ये जानकारी भी नहीं होती है कि वो इतना बुरा फंस सकता है एक दोस्ती की खातिर। फिर सुबोध को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसे धाराएं लगाकर जेल में डाल लेती है और प्रमोद अपनी नफरत का बदला ले लेता है। लेकिन सुबोध को नहीं पता था कि उसके साथ में प्रमोद इतना बड़ा विश्वासघात कर रहा है। उसे प्रमोद की जानकारी पता चलती है तो सुबोध भी फूट फूट कर रोने लगता है और अपने आप पर पछताता है कि मैंने ऐसे इंसान पर भरोसा किया था जिसके साथ में मैं बचपन से पड़ा बला था और एक ही कॉलेज में पढ़े थे, एक ही साथ खेलते कूदते थे और एक ही साथ एक ही कंपनी में जॉब करते हैं। लेकिन इसने प्रमोद ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, इससे मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। अब दोस्तों, जब सुबोध के लिए जेल में डाल देते हैं धाराएं लगाकर, अब उसे कोर्ट में ले जाया जाता है, तो सुबोध को एक हत्या के केस में, शोभा के मर्डर के केस में सुबोध के लिए फांसी की सजा बोली जाती है। और उससे जेलर साहब कहते हैं कि तुम्हारी परौं फांसी हो जाएगी, तुम्हारी 3 दिन बाद फांसी है, तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तुम्हारी जो अंतिम इच्छा होगी उसे अवश्य पूरा किया जाएगा। अगर तुम्हारी किसी चीज को खाने की है तो तुम वो बताओ, अगर तुम्हें किसी से मिलने की है, बात करने की है तो तुम वो बताओ, तुम्हारी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। जब जेलर की ये बात सुबोध सुनता है तो उसमें थोड़ी जान आ जाती है और वह जेलर से कहता है कि सर, अगर आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर सको तो मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ और उसके साथ में मैं एक रात के लिए सोना चाहता हूँ। अगर आप मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर सको तो कर दीजिए। जेलर साहब जब सुबोध की बातें सुनते हैं तो उससे कहते हैं अवश्य पूरी होगी। फिर जेलर अपने एक नौकर को भेजकर, सिपाही को भेजकर उसकी पत्नी के घर यानी सुबोध के घर एक फरमान जारी करते हैं और उसके नौकर के हाथ फरमान उसकी पत्नी को भिजवाते हैं कि तुम्हारे पति को परसों फांसी की सजा हो जाएगी, उसके 3 दिन बाकी हैं और वो तुमसे मिलना चाहता है। उसकी अंतिम इच्छा यही है कि वह तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है, तुम्हारे साथ एक रात सोना चाहता है। उसकी पत्नी ये बात सुनती है तो वो दौड़ी दौड़ी जेल पहुंच जाती है और जेलर साहब उसकी पत्नी और सुबोध के लिए रहने का पूरा इंतजाम करवा देते हैं। उसके तहखाने के लिए, उसके कैद खाने के लिए अकेले सुबोध के लिए खाली करवा देते हैं और वहां से सारे कैदियों के लिए दूसरे तहखाने में डलवा देते हैं। और जेलर
उसके तहखाने के गेट पर 2 सिपाहियों को खड़ा करता है, 2 सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा करता है और वो पति पत्नी तहखाने में अंदर एक रात के लिए जेलर साहब उसे करवा देते हैं। अब जेलर साहब उसके तहखाने रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगवा देते हैं, जिससे जेलर साहब उनकी बातें अपने ऑफिस में बैठकर सुन सकें। दोस्तों, जब सुबोध के पास उसकी पत्नी पहुंचती है उसके तहखाने में एक रात के लिए, तो जैसे ही उसकी पत्नी सुबोध के पास पहुंचती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है और उसके कौली भरकर जोर जोर से बिल्कुल टूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि आखिर तुमने उस लड़की से प्यार किया था तो तुमने उसकी हत्या क्यों कर दी। फिर उसकी पत्नी कहती है कि आखिर तुम जब उस लड़की से प्रेम करते थे तो तुमने उसकी हत्या क्यों कर दी, उसके साथ में इतना बुरा क्यों किया। फिर सुबोध अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने उसके साथ में कुछ भी नहीं किया है, वो तो केवल मेरी एक अच्छी दोस्त थी। मैं और शोभा के बीच में और मेरे बीच में केवल एक दोस्ती वाला प्यार था। जब शोभा अपना खाना टिफिन कंपनी में खाना लंच लेकर आती थी तो मैं भी इधर से अपना लंच लेकर जाता था, तो हम एक साथ अपना खाना शेयर कर लेते थे, एक दूसरे को हम अपना टिफिन शेयर करते थे और हमारे बीच में दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं था और इसीलिए मैंने उसकी हत्या नहीं की है। फिर सुबोध अपनी पत्नी को ये बात बताता है तो वो भी फूट फूट कर रोने लगता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मुझे परसों फांसी हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ और तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे 2 बेटे हैं, तुम अपने बेटों के साथ में अपनी जिंदगी अच्छे से बिताना, उसका और अपने दोनों बेटों का पालन पोषण बड़े अच्छे से करना और उनके ही साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बिताना। फिर सुबोध कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा थी तुम्हारे साथ मैं रात बिताऊं और तुम्हें सारा सच बता सकूं। फिर सुबोध ऐसी बातें करके और भी ज्यादा रोने लगता है, फूट फूट कर अपनी पत्नी की कौली भरकर रोने लगता है और उनकी पत्नी भी बहुत ही ज्यादा रोती है, दुखी होती है। फिर सुबोध अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है और बताता है घटना के बारे में कि मेरे बीच में दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं था। जब शोभा का कत्ल हुआ था तो मैं उस दिन कंपनी से शाम ड्यूटी खत्म करने के बाद में जब लौट कर आया था तो शोभा की मेरे बेड पर लाश पड़ी हुई थी और उसका कत्ल मैंने नहीं किया था, उसका कत्ल मेरे दोस्त प्रमोद ने किया था। उसने ही उसके साथ में जबरदस्ती की थी, उसके साथ बलात्कार किया था और उसने ही अपनी इच्छा पूरी हो जाने के बाद में उसका कत्ल कर दिया। जब मैं अपने कमरे में आया था तो शोभा की बेड पर लाश पड़ी थी, तो मैंने जब उसकी लाश देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं भी देखकर दंग रह गया था और प्रमोद ने ही मुझे फंसाया है। प्रमोद ने ही पुलिस को कॉल कर कर बुलाया था, क्योंकि प्रमोद चाहता था कि मैं उस लड़की से उसकी दोस्ती कराऊं, उसकी बात कराऊं, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसीलिए उसने मुझसे इस बात का बदला लिया था। अब दोस्तों, इधर जेलर सारी बात अपने ऑफिस में बैठकर उस वॉइस रिकॉर्डिंग के द्वारा सुन रहा था। फिर सारे जेलर भी उस सुबोध की बातें सुनकर, उसका ये रहस्य सुनकर, जब सुबोध फूट फूट कर रोता है तो सारे जेलर और स्टाफ वो भी सुनकर उसकी आवाज़ रोने लगते हैं और जहाँ तहखाने पर तैनात 2 सिपाही खड़े होते हैं वो भी पति पत्नी की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अब दोस्तों, सारा स्टाफ और जेलर मिलकर मंथन करते हैं, विचार करते हैं कि आखिर जब सुबोध ने उस लड़की का कत्ल नहीं किया है तो जिस व्यक्ति ने कत्ल किया है उसे ही फांसी की सजा होनी चाहिए। एक निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए। केवल फांसी का जिम्मेदार सुबोध का दोस्त है प्रमोद, अब उसे ही फांसी की सजा होगी। दोस्तों, जब सुबह होती है और पूरी रात सुबोध और सुबोध की पत्नी रोने में ही गुजारते हैं, अब जब सुबह होती है तो सुबोध की पत्नी घर चली जाती है, सुबोध को दिलासा देकर और दुखी होकर वह अपने घर वापस लौट जाती है। अब जब तीसरा दिन होता है, जब सुबह होती है तीसरे दिन की, तो सारे जेलर और पूरा स्टाफ, सब दरोगा, एसपी,
सुबोध की बातों पर मंथन करते हैं, विचार करते हैं कि आखिर इस व्यक्ति ने उस लड़की का कत्ल नहीं किया है तो एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। फिर विचार करके सुबोध के लिए फांसी वाले दिन बाजित बरी कर दिया जाता है और प्रमोद को पुलिस ढूंढकर पकड़कर उसके लिए फांसी की सजा दिलवाते हैं, क्योंकि फांसी का हकदार तो केवल प्रमोद ही था। प्रमोद ने ही उस लड़की का कत्ल किया था। अब जब सुबोध को बाजित बरी कर दिया जाता है तो उसके घर एक फरमान भिजवाया जाता है, उसकी पत्नी को खबर भिजवाई जाती है, तुम्हारे पति के लिए बाजित बरी करवा दिया गया है। अब दोस्तों, जब सुबोध की पत्नी ये जानकारी सुनती है, उसे मिलती है, तो सुबोध की पत्नी का मानो कि खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो इतनी खुश थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, कर भला तो होगा भला, कर बुरा तो होगा बुरा। जो इंसान बुरा करता है उसके साथ में भगवान बुरा ही करता है, और जो इंसान किसी के साथ में भला करता है उसके साथ में हमेशा भगवान भला ही करता है। ऐसा ही सुबोध के साथ हुआ था, क्योंकि सुबोध ने ना ही उस लड़की का कत्ल किया था और ना ही उसके साथ में कोई बुरा दुष्कर्म किया था, इसीलिए सुबोध को बाजित बरी कर दिया गया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके अवश्य बताना। दोस्तों, मेरी कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का मतलब है। केवल मेरी कहानी का उद्देश्य है आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना, ताकि आप भी ऐसे कांडों से बच सकें और सतर्क रहें। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके अपनी राय अवश्य देना और हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।